हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में चलिए। ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करिएगा, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक की पिछली क्लास में और साथ ही साथ हम मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी और साथ ही साथ उसने कौन कौन से अभियान किए उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। पहला जो अभियान मैंने आपको एक तरीके से लिखाया था, वो लिखवाया था कराचील, खुरासान, ठीक है, मध्य एशिया वाला जो प्रांत था वहां पर, ट्रांस ओशियाना का जो प्रांत था वो वहां पर जो है अभियान करना चाहता है। योजना बेचारे की फेल हो गई। पीछे कारण क्या कि बहुत बड़ी विशाल सेना बनाई उसने और विशाल सेना बनाकर लगभग 3.70 लाख सेना, और इस विशाल सेना को जो है अग्रिम भुगतान कर दिया। क्या कर दिया? अग्रिम भुगतान कर दिया। यदि पहले पैसा मिल जाए किसी को तो फिर भैया कोई किसी का सगा नहीं होता, चले गए। ठीक है, तो बहुत बड़ा झटका था। आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी उसके सामने बड़ी चीज आई। ठीक है, सब अगली जो हम बात करने वाले हैं, अगली बात करने वाले हैं, देवगिरी को राजधानी बनाया उसने। योजना अच्छी थी, ठीक है ना। देवगिरी को उसने क्या बनाया? अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। देवगिरी बोले तो महाराष्ट्र, ठीक है। इस वाले ये वाला जो भाग था, इस भाग को उसने अपना क्या बनाया? देवगिरी को राजधानी बनाया। क्या ये देवगिरी है? ध्यान रखना, देवगिरी बोले तो कहां पर? महाराष्ट्र। इसको इसने राजधानी बनाया। अब राजधानी बनाने के पीछे प्रयोजन तो अच्छा था बेचारे का। अब दो प्रयोजन थे। एक तो प्रयोजन ये था कि इब्न बतूता ने रेला में एक बात लिखी है। क्या बात लिखी है? रेला में वो बात लिखता है कि सुबह सुबह एमबीटी जब सुबह सुबह उठता था तो उठने के बाद में जब वो अपने जो है राजमहल में बैठा करता था तो इसी समय दिल्ली के कुछ लोग थे, खुरापाती लोग, है ना, और खुरापाती लोग पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे। इस पत्र में धमकियां लिखते थे। किसको? एमबीटी को, है ना। और धमकी में क्या? बाहर निकल, देख लेंगे तेरे को। क्या कर? बाहर निकल, देख लेंगे तुझे। पत्र लिखा और एमबीटी के सामने फेंक करके गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। रोज जब सुबह सुबह उठता था तो ऐसे धमकी पर पत्र मिलते थे। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। अब जब रोज रोज बेचारे किसी जीव को, किसी को धमकी भरे पत्र मिले तो मामला खराब होगा कि नहीं होगा? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पहला कारण तो ये मिलता है कि साहब उसने देवगिरी को राजधानी इसलिए बनाया। इब्न बतूता अपने रहला नामक ग्रंथ में लिखता है कि दिल्ली के जो लोग थे वो सुल्तान को धमकी भरे पत्र लिखते थे और एमबीटी उन्हें दंड देना चाहता था, इसलिए अपनी दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर दी उसने। किसको? देवगिरी को। ये लगभग 1327 की बात है ये। दूसरा, मैंने आपको कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग 24 प्रांत थे, सर्वाधिक प्रांत थे। सर्वाधिक प्रांत किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 24 प्रांत थे साम्राज्य में। सुदूर दक्षिण तक दिल्ली का जो है, दिल्ली सल्तनत का प्रसार हो चुका, उत्तर में भी प्रसार हो चुका। तो इसलिए उसने सोचा कि यार, क्योंकि सभी जगह एक व्यवस्थित रूप से शासन संचालित नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि यार इधर से भी सेंटर, केंद्र बिंदु पड़ेगा और इधर से भी क्या पड़ेगा? केंद्र बिंदु पड़ेगा। इसलिए देवगिरी को अपना क्या बना लिया? राजधानी बना लिया, ताकि दोनों के, इधर और इधर दोनों तरफ से हम जब केंद्र में रहेंगे तो अपने शासन को बहुत अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं? संचालित कर सकते हैं। तो ये बड़ा कारण माना जाता है देवगिरी को राजधानी बनाने के पीछे। इस देवगिरी को उसने राजधानी बनाया। न केवल राजधानी बनाया, इसकी अपितु देवगिरी का नाम रखा उसने दौलताबाद। क्या नाम रखा? दौलताबाद। तो ये मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन बर्नी साहब कहता है कि जब उसे इस प्रकार के धमकी भरे पत्र मिलते थे, जब उसे धमकी भरे पत्र मिलते थे तो उसने दिल्ली को खाली किया। और दिल्ली को खाली करने के बाद में ये बातें दोनों जगह मिलती है। देखो, रेला में भी इसका उल्लेख है और बर्नी भी इसका उल्लेख करता है कि दिल्ली को खाली करा और खाली करने के बाद में
देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की और देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद में उसने संपूर्ण दिल्ली की तलाशी लेने के आदेश दिए। संपूर्ण दिल्ली वीरान हो गई। जब वहां पर तलाशी ली गई तो वहां पर केवल और केवल एक अपंग व्यक्ति, एक बिल्ली और एक कुत्ता मिले, है ना, इसके अलावा कोई नहीं मिले। तो ये योजना भी इसकी एक तरीके से क्या हो गई, असफल हो गई। ये योजनाएं भी इसकी क्या हो गई, असफल हो गई। किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, तो ध्यान देना, हम बात कर रहे थे एमबीटी की योजनाएं। एमबीटी की योजनाएं वे अभियान। नंबर 2, पहली बात हम लोग कर चुके। ठीक है, तो देवगिरी को राजधानी बनाना। देवगिरी को राजधानी बनाना कब बनाई, 1327 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा कि एमबीटी ने देवगिरी को राजधानी बनाकर उसका नाम दौलताबाद रखा। राजधानी बनाने के पीछे उद्देश्य देवगिरी संपूर्ण साम्राज्य का केंद्र बिंदु था। ठीक है, या फिर हम बात करें तो मध्य बिंदु था। तो वो ये ऐसे सोचता था कि यदि देवगिरी मैंने राजधानी स्थानांतरित कर दी तो मैं अपनी शासन व्यवस्था को यहाँ से बहुत अच्छे से क्या कर सकता हूँ, संचालित कर सकता हूँ। अगली बात समझे, लेकिन इसकी ये योजना भी बेचारे जीव की क्या हो गई, असफल हो गई। अगली हम बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा की। किसकी बात, सांकेतिक मुद्रा चलाई 1327 ईस्वी में। अब सांकेतिक मुद्रा चलाई कब, सांकेतिक मुद्रा 1327 ईस्वी में चलाई है। क्या चलाया इसने, चांदी का जो सिक्का था, इस चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का, इन दोनों का मूल्य उसने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो खुरासान अभियान करने वाला जो था, उस खुरासान अभियान के लिए चूंकि वो सेना का गठन कर रहा था और सेना को उसने अग्रिम वेतन का भुगतान देना प्रारंभ। भाई 3.70 लाख की जब सेना इकट्ठी होगी तो इसका मतलब कोई 1-2-4 महीने का तो खेल है नहीं, सालों लंबा कार्य चला था। आगे की जो है दूरगामी योजना थी वो उसकी। तो कुछ मुख्य कारण माने जाते हैं, जैसे एक तो खुरासान अभियान के लिए जब वो सेना का गठन कर रहा था तो सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया, इससे उसका बेचारे जीव का क्या हो गया, खजाना खाली हो गया। क्या हो गया, खजाना खाली हो गया। इसने कांसे का टंका, कांसे का या तांबे का, एक बात करते हैं, तांबे का जो टंका चलता था इसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर कर दिया। चांदी के टंके के बराबर कर दिया। अब सबसे बड़ा कारण क्या, इसकी दूरगामिता को देखो
कहीं कहीं ये उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1327 ईस्वी की, उस समय विश्व में चांदी की कमी थी। 14वीं जो शताब्दी है, इस 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी मानी जाती है, और इसी कारण उसने सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के शरण होने के कारण वो ऐसा उसने सोचा कि साहब ये बहुमूल्य धातुएं हैं और इनका शरण हो रहा है, तो क्यों ना मैं जो मेरा तांबे का टंका चल रहा है उसका मूल्य मैं चांदी के टंके के बराबर कर दूं, चांदी के टंके के बराबर कर दूं, तो दोनों का मूल्य एक हो जाएगा। तो मूल्य एक हो जाएगा तो चांदी जैसी जो बहुमूल्य धातु है, वो बहुमूल्य धातु का शरण होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो बहुत बड़ी मात्रा में कांसे के टंके बनाए गए, तांबे के टंके बनाए गए। व्यापारियों ने कांसे के टंके लेने से मना कर दिया। अब मना कर दिया, इसलिए बेचारे जीव को क्या करना पड़ा कि इस योजना को त्यागना पड़ा। लेकिन किया क्या कि सुल्तान ने स्वयं इस कांसे के टंके के बदले चांदी के टंके बांटना लोगों को स्टार्ट कर दिया। लोगों ने बहुत बुरी तरीके से लूट लिया। तांबे का, है ना, तांबे का या कांसे का टंका लेकर के जाते और ले जाने के बाद में चांदी का टंका लेता, है ना, और इस प्रकार से क्या हुआ कि उसकी सारा का सारा जो खजाना था वो खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। बर्नी का बहुत महत्वपूर्ण कथन मिलता है यहाँ पर। बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। और तुगलकाबाद बोले तो अभी हमने देवगिरी की बात करी, क्या नाम रख दिया था इसका, तुगलकाबाद, माफ करना, दौलताबाद, ठीक है ना। तो यहां पर उल्लेख मिलता है कि तुगलकाबाद जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, यहां पर वहां के जो हिंदू निवासी थे उन हिंदुओं के निवासियों के घर के सामने कांसे के टंकों का पहाड़ बन गया था। फर्जी बना बना करके, नकली बना बना करके जो है इस एमबीटी को लोगों ने लूट लिया, बेचारे जीव को। और इसलिए एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस। इन एडवर्ड थॉमस ने एमबीटी को धनवानों का धनवान कहा है या धनवानों का राजकुमार कहा है, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा चलाई 1327 में, लेकिन परंतु वो क्या हो गई थी, उसकी विफल हो गई। सबसे बड़ा मुख्य जो उद्देश्य उसका माना जाता है ना, वो उद्देश्य ये माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में चांदी की जो है चांदी में गिरावट आई थी, और इसी गिरावट को उसने दूर करने के लिए बहुमूल्य जो धातुएं थी, इस धातुओं के शरण होने के कारण उसने क्या करा, कांसे का टंका जला दिया, दोनों का मूल्य बराबर कर दिया। लोगों ने उसको क्या कर लिया, लूट लिया, और ये योजना भी इसकी क्या हो गई, विफल हो गई। अब यहां पर एक विशेष महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि सर्वप्रथम कागज की सांकेतिक जो मुद्रा चलाई गई थी वो चलाई थी चीन में। फर्जीवाड़ा करने में चीन वैसे ही आगे, आप लोगों को पता है ना। और चीन में जाकर के आपको कबूली खानी है। क्या करनी है, कबूली। तो चीन में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, कागज की सांकेतिक मुद्रा, और ये सबसे पहले काबुलाई खान ने चलाई थी चाइना में, ठीक है। आगे बात समझ में, ध्यान रखना, एमबीटी के समय की दो मुद्राएं, चांदी अदली कहा जाता था, ठीक है, 140 ग्रेन का सिक्का होता था। सोने का सिक्का जो है दिनार के रूप में उल्लेख मिलता है। इब्न बतूता ने सोने के जो सिक्के थे, उन सोने के सिक्कों को दिनार कहा है, जो कि 200 ग्रेन का हुआ करता था, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे नंबर 3 योजना की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कारण क्या था, तो 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी थी। अतः एमबीटी ने
सोने व चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को सोने व चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के क्षरण को रोकने हेतु तांबे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के बराबर कर दिया। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तांबे का सिक्का तो जीतल कहलाता था, लेकिन जीतल नहीं, चांदी का सिक्का टंका कहलाता था, इसलिए उसका मूल्य बराबर किया तो इसका नाम भी बदल करके क्या हो गया, टंका हो गया। सांकेतिक मुद्रा है, क्या है, सांकेतिक मुद्रा है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो 1327 लोगों ने तांबे के टंके के बदले सुल्तान से चांदी के टंके ले लिए। वे लूट लिया। तो योजना क्या हो गई, असफल हो गई। नोट लगा के लिख रहा हूं एक लास्ट बात कि सर्वप्रथम कागज की सांकेतिक मुद्रा, सर्वप्रथम कागज की सांकेतिक मुद्रा, देखो कागज में आपको कबूली रख के खाना है, ठीक है। चीन में कबूलाई खान द्वारा चलाई गई। ठीक है, तो ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। एक लास्ट कि थॉमस एडवर्ड्स ने एमबीटी को धनवानों का राजकुमार कहा है। क्या कहा है, धनवानों का राजकुमार। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? इसके अलावा एमबीटी की मुद्राएं चांदी का सिक्का अदली, ठीक है, कितने, लगभग 140 ग्रेन का होता था। वही नंबर 1। नंबर 2, सोने के सिक्के को दिनार कहा गया।
याद रखिएगा कि इब्न बतूता ने एमबीटी के सोने के सिक्के को दिनार की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगली योजना क्या देखो, 1535-36 के काल के दौरान एमबीटी ने एक और योजना बनाई, क्योंकि चारों तरफ से लुट चुका था भाई। खुरासान कराची अभियान के लिए वो अग्रिम वेतन दे चुका, सांकेतिक मुद्रा वाली योजना चलाई, वो भी इसकी खराब हो गई बेचारे जीव की, तो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा जो हालत खराब हो गई, कुछ बचा ही नहीं है पास में। अब कुछ नहीं बचा तो क्या करा, अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुधारने के लिए उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई, समझो इसको भी। यदि हम बात करें दोआब क्षेत्र की, तो जैसे दोआब बात करते हैं तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब क्षेत्र, इधर ये पंजाब है ना, ये पूरा का पूरा जो दोआब क्षेत्र था जहां पर भूमि उपजाऊ थी, है ना, इन समस्त दोआब क्षेत्रों में एमबीटी ने क्या किया, एमबीटी ने यहाँ का जो दोआब क्षेत्र था, दोआब का मतलब समझते हो ना, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना, भूमि उपजाऊ होती है, कृषि अच्छी होती है। अब अच्छी होती है तो उसने एक प्लान बनाया कि जो जो दोआब क्षेत्र हैं, इन दोआब क्षेत्र में हम क्यों ना एक काम किया जाए कि राजस्व बढ़ा दिया जाए। तो 1335-36 में उसने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए दोआब क्षेत्रों में उसने क्या कर दी, कर वर्दी कर दी। अब दुर्भाग्य देखो कि उसी समय क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो किसानों के तो खाने के लाले पड़ गए, दुर्भाग्य है ना ये। तो किसानों को खाने के क्या पड़ गए, लाले पड़ गए, हालत खराब हो गई किसान। अब किसान के पास जब उपज ही नहीं है तो वो बेचारे बढ़ावा लगान कहां से, जो लगान था वो ही नहीं दे पा रहे। तो किसानों ने इस चीज को क्या किया, विरोध किया। अब देखिएगा इस किसानों के प्रति सहिष्णुता देखिए इसके मन की, कि एमबीटी ने दिल्ली को छोड़ा और छोड़ने के बाद में गंगा नदी के किनारे जाकर के किसानों को राहत देने के लिए स्वर्गदारी नामक शिविर लगाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनना। स्वर्गदारी नामक शिविर की स्थापना की थी किसानों को राहत देने के लिए, किसने, एमबीटी ने। और न केवल शिविर लगाया, अपितु ऐसा कहा जाता है कि इस शिविर में लगभग 2.5 वर्ष, लगभग कितने, 2.5 वर्ष वहां पर स्वयं रहा। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है ना, कड़ा यूपी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर उसने इस स्वर्गदारी शिविर की क्या की, स्थापना की। और साथ ही साथ किसानों को सहायता देने के लिए एक अकाल संहिता बनाई, जिसे क्या कहा जाता है, सोनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनगर। इस सोनगर की उसके द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की थी। तो सोनगर की स्थापना किसानों की सहायता के लिए किसने की, एमबीटी ने की। ठीक है, मतलब सिर मुंडायर ओले पड़ गए, वो वाली बात होगी। अब इसी सोनगर के तहत क्या करा, किसानों को बहुत कम दाम के ऊपर अनाज और ऋण उपलब्ध करवाया। ऋण, कृषि ऋण जो दिया जाता था, इस कृषि ऋण को बेटा जी ध्यान रखना, तकावी ऋण कहा जाता था। और ऐसा करने वाला एमबीटी संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। किसानों की सहायता के लिए उसने एक नया विभाग स्थापित किया जिसका नाम था दीवान ए कोही। क्या नाम था, दीवान ए कोही। ठीक है, इस दीवान ए कोही के तहत किसानों को प्रत्यक्ष रूप से वो क्या देता था, सहायता देता था। अधिक से अधिक भूमि जो है वो कृषि कार्य में अधीन लाना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। सोनगर के माध्यम से किसानों को तकावी ऋण मिलता था। ठीक है, इसी दीवान ए कोही के अधीन ये सारे कार्य थे। और सबसे बड़ा कार्य इसने क्या किया, कि सबसे बड़ा कार्य इसने किया कि इस योजना के तहत इस विभाग में एक चीज कही कि किसानों को 60 मील का एक टुकड़ा देता था। और इस 60 मील के टुकड़े में किसानों को चक्रावर्तन पद्धति के द्वारा
फसल चक्र को अपना करके फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार का कार्य करने वाला जो सुल्तान था, ये प्रथम सुल्तान कौन है? एमबीटी। लेकिन किसानों ने क्या किया? किसानों ने कुछ नहीं किया, ना तो फसल चक्र को अपनाया, तकावी ऋण लिया बेचारे जीव से, और तकावी ऋण लेने के बाद में उसको क्या कर लिया? लूट लिया। ठीक है, तो ये योजना भी इसकी क्या हो गई? असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। तो चारों तरफ से असफलता ही असफलता मिली थी। ठीक है, चारों तरफ से क्या मिली इसको? असफलता ही असफलता मिली। देखिएगा, कि दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि, चौथी योजना है इसकी। नंबर 4, 1335-36 कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु एमबीटी ने दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि की, परंतु दुर्भाग्य से अकाल पड़ गया। दुर्भाग्य से क्या हुआ? अकाल पड़ गया। एमबीटी ने दिल्ली को छोड़कर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में किसानों को राहत देने हेतु स्वर्गदारी नामक शिविर लगाया। ध्यान रखना, ये स्वर्गदारी जो शिविर था, कड़ा यूपी के क्षेत्र में। किसानों की सहायता हेतु अकाल संहिता, इसको इंपॉर्टेंट करना भाई। अकाल संहिता सोनगढ़ की स्थापना की।
ठीक है। किसानों को कम दाम पर अनाज उपलब्ध करवाया। वह तकावी ऋण प्रदान किए। तकावी का मतलब होता कृषि ऋण। ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान था। किसानों की सहायता हेतु दीवान ए कोही नामक नवीन कृषि विभाग की स्थापना की। इसके तहत किसानों को साठ मील लंबा भूमि का एक टुकड़ा इंपोर्टेंट करना है, इसको भी प्रदान किया जाता था। तथा फसल चक्र के अनुसार जिसे हम क्या बोलते हैं, चक्रावर्तन। क्या बोलते हैं? चक्रावर्तन पद्धति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। चक्रावर्तन पद्धति एग्जामिनर ऐसे ही फांसता है ये। ठीक है, के अनुसार खेती करवाई जाती थी। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान था। ठीक है, तो ये हमने महत्वपूर्ण बातें कर ली, कौन कौन सी इसकी योजनाएं थी
अंतिम बात हम लोग करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंतिम समय में ऐसा कहा जाता कि गुजरात में एक व्यक्ति था जिसका नाम था तागी। इस तागी ने विद्रोह कर दिया एमबीटी के विरुद्ध, और इसका दमन करने के लिए एमबीटी खुद मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं गुजरात जाता है। तागी को पराजित किया, लेकिन तागी पराजित होकर के हाथ में नहीं आया, वो सिंध भाग गया, थट्टा। तो एमबीटी ने पहला काम यह किया कि गुजरात में शांति स्थापित की, और शांति स्थापित करने के बाद में उसके दिमाग में एक कीड़ा आया। क्या आया कि मैं यहां से गुजरात से वापस चला भी जाऊंगा तो वो तागी वापस आएगा, फिर विद्रोह करेगा। तो इस तागी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, इसका पूर्णतः दमन करने के लिए वो सिंध थट्टा जाता है, परंतु बीच में ही रास्ते में बीमार हो जाता है। 20 मार्च 1351 को इस एमबीटी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बाद में इसे भी कहां पर दफना दिया जाता है, तुगलकाबाद में, जहां गयासुद्दीन तुगलक को भी वहीं पर दफनाया गया था। तो इसकी मृत्यु के बाद बदायूं ने एक बात कही कि अंततः सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। एक चीज विशेष और ध्यान रखना कि हमने कराचिल सैन्य अभियान की बात करी थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि भारत और चाइना वाला क्षेत्र, हिमालय के तराई का क्षेत्र जो आधुनिक कुमायूं जिले में स्थित है, तिब्बत वाली जो श्रेणी है ना, वहां पर जब इसने कराचिल अभियान किया था, तो इस कराचिल अभियान का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चीनियों की बढ़त रोकना। तो एक तरीके से ध्यान से सुनना कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने विदेशी आक्रमण रोकने का प्रयास किया। अब ये योजना भी बेचारे की इसकी क्या असफल हो गई थी। कैसे असफल हुई? चीनियों का प्रभाव हो रहा था कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में, और उस प्रभाव की जब सूचना मिलती है एमबीटी के, तो एमबीटी ने क्या करा, 10,000 लोगों की एक सैनिक टुकड़ी भेजी। अब एमबीटी बावली बूच, उसे पता ही नहीं था कि वहां पर बहुत भयानक सर्दी होती है ना, है जैसे कि जैसे भेज दिया। तो इसके जो 10,000 सैनिक थे ना, ये तिब्बत की ठंड और बर्फबारी में पूरी की पूरी सेना मर गई। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 में से केवल और केवल 10 सैनिक ही शेष बचे थे। ठीक है, तो कुछ तो ठंड से मर गए, कुछ वहां पर प्लेग जो बीमारी फैली हुई थी, क्योंकि जब लाशें दबी वहां पर, तो वहां से प्लेग भी फैल गया था। तो उस कारण भी जो है क्या है कि सेना मर गई थी, केवल 10 सैनिक लौटे थे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहे हैं हम लोग। गुजरात के विद्रोह का दमन। ध्यान दीजिएगा कि गुजरात के तागी ने एमबीटी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दमन करने हेतु स्वयं एमबीटी गया। तागी पराजित होकर
एमबीटी तागी का पूर्णतः दमन करने हेतु सिंध रवाना हुआ। परंतु रास्ते में ही बीमार पड़ा। 20/3/1351 ईस्वी को मृत्यु हो गई। एमबीटी को तुगलकाबाद में दफनाया गया। ठीक है साहब, नोट। एमबीटी द्वारा किए गए कराची अभियान का उद्देश्य कुमायूं हिमालय में, ये वर्तमान है बेटा, कुमायूं हिमालय, चीनियों की ध्यान रखना इसमें है ना, तिब्बत श्रेणी है ये, तिब्बत श्रेणी। चीनियों की बढ़त को रोकना था। तो याद, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान एमबीटी था। अब दो सबसे महत्वपूर्ण बातें और देखो, ध्यान से सुनना, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जकात कर को लेकर छोड़ करके बाकी सारे के सारे जितने भी कर जो थे, इन समस्त करों को उसने क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। पहला महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि जकात के अलावा समस्त कर जो है माफ कर दिए, जजिया और जकात। ठीक है, ये दो प्रमुख कर थे, जजिया और जकात। ठीक है, तो जकात कर को उसने क्या कर दिया, माफ कर दिया। एक विशेष बात कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही
भारत में दो नए राज्यों का उदय हुआ। एक तो विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 में। दूसरा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू, जिसका अन्य नाम क्या है? हसन बहमन शाह गंगू, ठीक है ना, इसके द्वारा की गई थी। ध्यान रखना कि एमबीटी को अबागा आदर्शवादी सुल्तान कहा जाता है। एमबीटी को पागल सुल्तान भी कहा जाता है। एल्फिंस्टन, हेवेल और स्मिथ, ये तीन इतिहासकार हुए, इन्होंने कहा कि एमबीटी में पागलपन के अंश विद्यमान थे, ठीक है। और साथ ही साथ इसको रक्त पिशासु शासक भी कहा गया क्या कहा गया है? रक्त पिशासु शासक भी कहा गया। तो देखिएगा कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एमबीटी के शासनकाल के दौरान ही मध्यकालीन भारत में दो नए राज्यों का उदय हुआ। नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य। स्थापना की गई थी 1336 में। ईस्वी हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। हिंदू राज्य था। नंबर 2, बहमनी साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य था ये, ठीक है। 1347 ईस्वी में स्थापना, 1347 ईस्वी में हसन गांगू के द्वारा। क्या नाम मिलता है इसका? हसन बेहमन शाह गांगू। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि बदायूनी ने एमबीटी की मृत्यु पर कहा कि अंततः सुल्तान को प्रजा से व प्रजा को सुल्तान से
मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। याद रखिएगा कि एमबीटी को अभागा आदर्शवादी, सुल्तान, रक्त पिसासु या पिपासु, सुल्तान भी कहा जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इस बेचारे जीव ने अपने इनकी इतनी योजनाओं के बारे में पढ़ा, यदि एक भी योजना इसकी सफल हो जाती तो मामला कुछ अलग ही होता। आ गई बात समझ में? तो इसने खूब बनाई योजनाएं, तो खूब बनाई, लेकिन वो योजना कोई भी एक भी योजना जो है क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो इसलिए इसको अभागा आदर्शवादी सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभागा आदर्शवादी सुल्तान। एक चीज लास्ट बात केवल याद रखना कि ये एमबीटी जो था वो बहुत अच्छा श्रुति लेखक था। श्रुति लेखक का मतलब उसको लेखन जो है लेखन करने का बहुत ज्यादा ही उसको क्या था, रुचि थी। तो ये हमने बात कर ली किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। अगली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर का अग्रगामी कहा है एल्फिंस्टन ने, उसके पीछे कारण है, ठीक है ना? अभी बात करेंगे इसके बारे में। इसके पहले तो शासनकाल की बात करें तो 1351 से लेकर के 1388 तक का शासनकाल है वो किसका है? फिरोज शाह तुगलक का। किसका है? फिरोज शाह तुगलक का। आगे बात समझे, अब ध्यान से सुनना। वस्तुतः यदि हम बात करें एमबीटी, तो एमबीटी का इसका रिलेशन क्या है? एमबीटी और इसका रिलेशन ये है, चूंकि एमबीटी के कोई संतान नहीं थी, एमबीटी की कोई भी संतान थी नहीं। अब संतान नहीं थी तो उसके बाद में शासक कौन बने? तो एमबीटी का चचेरा भाई था कौन? फिरोज शाह तुगलक, जो कि वस्तुतः इसके पिता का नाम मिलता है रज्जब। गयासुद्दीन तुगलक का भाई जिसका नाम क्या था? रज्जब। इस रज्जब का पुत्र हुआ करता था कौन? फिरोज शाह तुगलक। अमीर वर्ग और बाकी अन्य वर्गों के कहने के बाद में जबरदस्ती जो है इसको क्या बना दिया गया? शासक बना दिया गया। थोड़ा सा उलेमा जो वर्ग है, इस उलेमा वर्ग का इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव था। प्रारंभिक जो समय था फिरोज शाह तुगलक, इस फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रारंभिक समय में उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने का प्रयास किया और इसी दौरान उसने कई अपराध भी किए, अगण्य अपराध थे। हिंदू मंदिरों को उसने तुड़वाया। क्या करा? हिंदू मंदिरों को तुड़वाया इसने, ठीक है? तो ये इसकी थोड़ी सी भर्त्सना की जा सकती। बाकी इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य विस्तार करने में कहीं कोई भी ध्यान ही नहीं दिया। उसका फिरोज शाह तुगलक का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि किस प्रकार से अपनी जनता का कल्याण किया जा सके। जितना साम्राज्य, उस साम्राज्य को मैं अक्षुण्ण बनाए रखूं, उस साम्राज्य को मैं स्थापित रखूं, परंतु मैं जनता का किस प्रकार से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? उद्धार कर सकता हूं। ये इसका प्रमुख जो था उद्देश्य था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। जनता के लिए कल्याणकारी कार्य किए इसने, ठीक है? और इन्हीं कल्याणकारी कार्यों के कारण इलियट और एल्फिंस्टन ने
फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। क्या कहा है? अकबर कहा है। क्या क्या कार्य किए, ये सारी की सारी बातें हम लोग बात करने वाले। देखो मैंने अभी आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक जो था वस्तुतः मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसके पिता का नाम रज्जब था। माताजी हिंदू माता थी इसकी, जिसका नाम था बीबी जेला। क्या नाम था? बीबी जेला। राजपूत रानी हुआ करती थी। अमीर और उलेमा वर्ग ने जबरदस्ती इसका राज्याभिषेक किया। 22 मार्च 1351 को इसको क्या बना दिया गया था? सुल्तान बना दिया गया। अब जहां से हम रज्जब की बात करते हैं तो रज्जब जी के बारे में कुछ थोड़ी सी अनुश्रुतियां, ये कितना सही है इसको सही तो मान नहीं सकते। हालांकि हम जब बात करते हैं दादू पंथ की, तो दादू पंथ में भी रज्जब का उल्लेख मिलता है कि रजब ने गजब किया रहा दूल्हे के वेश में। वस्तुतः जब ये विवाह करने के लिए जा रहे थे तो इसी समय दादू के प्रवचनों से प्रभावित होकर के वैराग्य भाव जन्म जाग उठा अंदर, और इन्होंने जीवन भर जो है विवाह नहीं करने का निश्चय किया। परंतु विवाह जो है दूल्हे के वेश में रहते रज्जब जी, वो दादू पंथ के थे, अलग थे। अब लेकिन कई इतिहासकारों ने, कई लोगों ने, इतिहासकार तो नहीं कहूँगा मैं, गाइड कहूँगा, कई गाइडों वालों ने जो है ना इसको जोड़ने का प्रयत्न किया इसके फिरोज शाह तुगलक के पिता के साथ में। वस्तुतः वो सही नहीं है। अब उसके पीछे कारण भी मानो ना, दादू दयाल की यदि हम बात करते तो 1540, और यहां हम भैया 14वीं शताब्दी में चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? ये मेरा जवाब है उन गाइड वालों को जिन्होंने ये इस तरीके की चीजें करने का प्रयास किया है। ठीक है ना? अमर हो गया था क्या है? दादू का शिष्य था रजब आगे जाकर के। तो कई लोगों ने बताने का प्रयास किया, तो ध्यान रखना कि ये क्या है, असंगत है, गलत है। ठीक है? फिरोज शाह तुगलक कौन है? कि अजनबी कौन हो तुम? तो ध्यान रखना कि गयासुद्दीन तुगलक रज्जब का पुत्र था। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक MBT का चचेरा भाई था। ठीक है? देखो हमने जब तुगलक वंश की बात की थी ना, तुगलक वंश मैंने आपको कहा कि कैरोना या करोना तुर्क माने जाते थे। करोना का मतलब मिश्रित तुर्क थे। माता हिंदू होती थी, पिताजी जो है वो क्या होते थे? तुर्क होते थे। आगे भी समझ में क्लियर है ना? तो फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई है कौन? माफ करना, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था कौन? फिरोज शाह तुगलक। शासनकाल का समय लिख देता हूं, देखो 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी। माता का नाम लिख देता हूं, माता बीबी जेला। बीबी जेला, याद रखिएगा कि राजपूत रानी थी। राजपूत रानी थी। राज्याभिषेक 22 मार्च 1351 ईस्वी को अमीर व उलेमा वर्ग, अमीर व उलेमा वर्ग के अनुरोध पर किया गया। ठीक है? और क्या क्या इसके जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन समस्त घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।